जिला रद्द कर दिया है, क्या कोई बड़ा कारण था? भाजपा सरकार जो गूंगी बहरी सरकार है, जो पर्ची सरकार है, ये पर्ची सरकार तो कर सकती है ऐसा? जब दूदू जिला निरस्त किया गया उससे पहले प्रेमचंद बेरवा को उस कमेटी से निकाला गया। ये तो मुख्यमंत्री तो बन गए, इनको कहे करे नहीं जानते, न राजनीति का जानते हैं, न प्रशासनिक ढांचे के बारे में समझते हैं। लोग ये कह रहे थे कि अगर बाबूलाल नागर यहाँ से भी वर्तमान में विधायक होते तो जिला निरस्त होता ही नहीं। अरे भैया, मैं जिला अगर विधायक होता तो किसी की औकात नहीं है कोई सरकार, चाहे मैं कांग्रेस से सरकार बने चाहे बीजेपी की सरकार बने। जो बजट आया था उसमें कितनी घोषणाएं पूरी हो गई, दूसरा बजट आने वाला है। एक योजना नहीं ले पाए, एक पैसा नहीं ले पाए, एक छोटी कोड़ी नहीं ले पाए, 1 रुपए लाया नहीं और अपने आप को मुख्यमंत्री बने घूमते हैं। एक दौर वो था जब भयंकर कोरोना आया, गायों में महामारी लंपी आई, 4 करोड़ रुपए का खाद्य सामग्री वितरण कराई जनता को। मैंने कहा मेरे रहते कोई दूध का आदमी भुखारी सोएगा। जिस दिन ये मंत्री वाली सीट उतर जाएगी उस दिन औकात का पता पड़ जाएगा कि जनता क्या हल करती है। 22 तारीख को इसी माह की दूदू की जनता द्वारा एक विशाल सभा आयोजित की गई है। जिला बहाल करो, जिले को पुनर्स्थापित करो। इतना आक्रोश है कि ये फैसला नहीं कर ले कि दूदू में जो विधायक जीत के गया, जो सांसद जीत के गया, इनको दूदू में घुसने ही नहीं दे। 1.25 साल पहले गहलोत राज में बनाए गए 19 जिले और 3 संभागों में से भजनलाल सरकार ने 9 जिले और 3 संभागों को निरस्त कर दिया और ये कहते हुए कि वो जिले बनने लायक नहीं थे। उनमें से दूदू जिला भी शामिल था, जहां से विधायक और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा आते हैं और ये क्षेत्र अजमेर लोकसभा क्षेत्र से भी है, जहां में केंद्र सरकार में मंत्री भागीरथ चौधरी है। पर हमारे साथ बातचीत के लिए बाबूलाल नागर मौजूद है, जो पूर्व मंत्री है, पूर्व विधायक है, खुद बातचीत में मौजूद है। साहब, जिला रद्द कर दिया है, क्या कोई बड़ा कारण था या फिर जिला रद्द करना केवल बाबूलाल नागर से कोई बदला लेना था? देखिए, हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई राज्य सरकार सारे मापदंडों को अपनाते हुए परीक्षण कराकर प्रशासनिक अधिकारियों की कमेटी बनाना, मंत्रिमंडल की कमेटी बनाना, फिर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में डिस्कशन करना, फैसला करना, अधिसूचना जारी करके जिला बनाना, ऐसा देश में पहली बार हुआ है। इस देश में इस तरह की जो परिपाटी शुरू करी है भाजपा के नेताओं ने, प्रदेश की भाजपा सरकार ने, ये इसका परिणाम बहुत दूरगामी होगा। क्योंकि जिला बनता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इनकी योजनाओं का, जिनको लेकर योजनाएं बनाई जाती हैं, जो पात्र लोग हैं, उन योजनाओं का वहां तक तत्काल लाभ मिले, बिना समय लगे ना लाभ मिले, सीधा डायरेक्ट लाभान्वित हो, इस बात को लेकर जिला बनाया जाता है। बिल्कुल। और ऐसे दुर्भाग्य है प्रदेश की भाजपा सरकार का कि जो सारे मापदंड अपनाने के बाद जो जिला बनाया उसको इन्होंने निरस्त कर दिया और ये बहुत ही इनका अलोकतांत्रिक कृत्य है। जनता में भारी आक्रोश है और जनता बहुत गुस्से में। आने वाले समय में या तो ये समझ जाए इस अपने इस कार्यकाल के दौरान, नहीं तो जनता इनसे ब्याज समेत इनका भुगतान करेगी। आज आश्चर्य हो रहा है मुझे, दूदू डीडीपी ब्लॉक, राजस्थान में चुनिंदे ब्लॉक हैं डीडीपी ब्लॉक, बिल्कुल, जहां केंद्र सरकार भी इन ब्लॉकों के लिए योजनाएं बनाती है। जब पूरे राजस्थान में, पूरे देश में जब कभी पंचायत मुख्यालय सड़क से जुड़ते थे, जब राजस्व गांव जोड़ने की योजनाएं ला रहे थे, 1000 की आबादी की योजनाएं ला रहे थे, डीडीपी ब्लॉक में विशेष प्रायोरिटी होती थी भारत सरकार की भी। अगर 1000 की आबादी की सड़क बनेगी रेवन्यू विलेजों में तो डीडीपी ब्लॉक में 500 की बनेगी, अगर 500 की बनेगी तो डीडीपी ब्लॉक में 250 की बनेगी। ऐसे ही फ्लोराइड के जो क्षेत्र हैं वहाँ 90%, 100% पैसा डीडीपी ब्लॉक में भारत सरकार पेयजल के लिए उपलब्ध कराती है। और डीडीपी ब्लॉक को होते हुए भी जहाँ पिछड़ा क्षेत्रों, गरीब किसान, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों, और आज जयपुर से दूदू का विधानसभा का क्षेत्र 125-30 किलोमीटर दूर है। उसका पूरा कार्य क्षेत्र करीब 125-130 किलोमीटर के क्षेत्र में बसा हुआ है, जहां न साधन है, न बसें जा रही हैं,
न आम गरीब आदमी आ सकता है अपनी पीड़ा लेकर जयपुर में। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कदम है। 22 तारीख को इसी माह की दूदू की जनता द्वारा एक विशाल सभा आयोजित की गई है। जिला बहाल करो, जिले को पुनर्स्थापित करो। 16 महीने जो जिला स्थापित हो गया, जिसमें करीब 2.5 दर्जन कार्यालय खुल गए, कलेक्टर एसपी पदस्थापित हो गए, और जो काम कर रहा था एकदम से बिना सोचे समझे, बिना परीक्षण कराए उन्होंने निरस्त कर दिया। ये दुर्भाग्यशाली कदम है। दूदू की जनता में भारी आक्रोश है। मैं 22 तारीख को दूदू की तमाम लोगों से मैं अपील भी कर रहा हूँ, आपको पूरी ताकत दिखानी है, एकजुट होना है। ये दूदू के आम जनता का भले का और भविष्य का मामला है। बिना किसी जाति पार्टी, बिना धर्म, सारे तरह के आपसी दूर हटकर, सारे इन सब चीजों से दूर हटकर एकजुट होकर दूदू की जनता प्रदर्शन करेगी। और इस भाजपा सरकार जो गूंगी बहरी सरकार है, जो पर्ची सरकार है, ये पर्ची सरकार तो कर सकती है ऐसा? इस मुल्क में पहली बार ऐसा हुआ है कि जहां जिला बन जाए और उसको निरस्त कर दे। ये चुनी हुई सरकार जन भावना के अनुसार आम विधायक प्रतिनिधि होता है क्षेत्र का, 200 एमएलए राजस्थान में, और जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग चुनाव जीत के आते हैं उस पार्टी की सरकार बनती है। पहली बार ऐसा हुआ कि राजस्थान की किसी भारतीय जनता पार्टी के एमएलए को पता नहीं हमारा कौन मुख्यमंत्री बनेगा। एक दिल्ली से पर्ची आई, कौन हमारा उप मुख्यमंत्री बनेगा, दिल्ली से पर्ची आई और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की घोषणा हो गई। तो ये पर्ची सरकार है, क्योंकि पर्ची सरकार ही कर सकती है। जन भावना, सारे विधायकों की राय के अनुसार अगर कोई नेता चुना जाता है तो ऐसा अलोकतांत्रिक कृत्य नहीं कर सकता है। और दुर्भाग्य है, एक तरफ लोग जब सांसद के चुनाव हुए, विधायक के चुनाव हुए, दूदू विधानसभा से निर्वाचित विधायक प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री है, और दूदू विधानसभा अजमेर लोकसभा में आती है, वहां से निर्वाचित एमपी केंद्र सरकार में मंत्री है। होना तो सौभाग्य चाहिए था, लेकिन दूदू की जनता के लिए दुर्भाग्य हो गया। दूदू की जनता के लिए दुर्भाग्य हो गया। जिन मतों से, जिन वोटों से ये चुनकर गए, इन कुर्सियों पे बैठे, इन्होंने उसी जनता की उपेक्षा कर दी, उसी जनता के साथ कुठाराघात कर दिया। ये बहुत दुर्भाग्यशाली राजनीति में रहने वालों के लिए भी है इस तरह की बातें। और आश्चर्य होता है, मैंने तो मेरे राजनीतिक जीवन में 6 चुनाव लड़े हैं, 5 चुनाव जीता हूं मैं, 5 बार एमएलए लड़ा हूं, 1 बार जिला परिषद लड़ा हूं, और 5 बार में से मैं 4 बार चुनाव जीता हूं। मेरी पूरी पॉलिटिकली जो राजनीतिक जीवन में पहली बार मैंने ऐसे जनप्रतिनिधि देखे हैं कि जिस जनता के भरोसे कुर्सियों पे बैठे, उसी जनता की उपेक्षा कर दी। आपने देखा दूदू की ऐसी हालात हो गई कि न बिजली आती है, न पानी मिल रहा है पीने के पानी का, लोगों के नरेगा बंद हो गया, लोगों की पेंशनें बंद हो गई, लोगों के गेहूं बंद हो गए। अभी अति वर्षा हुई थी, 2 महीने तक लोग घरों में बैठे रहे, घरों में पानी घुस गया, और सांसद और एमएलए साहब को फुर्सत नहीं मिली। लोग आने जाने का ही विचार होगा, ऐसा बुरी हालत हो गई कि घर से निकलना दुर्वार हो गया। लेकिन इस सरकार के लोगों के किसी के कान में जो नहीं रहेंगी। एक दौर वो था जब भयंकर कोरोना आया, गायों में महामारी लंपी आई। मैं 60 कोरोना के दौरान जब भारत सरकार गाइडलाइन दे रही थी घर में रहो, 2 गज दूरी रखो, मास्क लगाओ, तब भी मैं अपनी जान की परवाह किए बिना 60 ग्राम पंचायतों में मास्क बांटने गया हूँ, जगह जगह लोगों को समझाने गया हूँ। कोरोना में जगह जगह पर्चे बंटवाए मैंने, और करीब 4 करोड़ रुपए का खाद्य सामग्री वितरण कराई जनता को कि मैंने कहा मेरे रहते कोई दूदू का आदमी भुखारी सोएगा। गायों में महामारी आई लंबी, तो भी हैदराबाद से दवाई मंगाई मैंने। उस समय राजस्थान में मेडिसिन नहीं थी, अच्छा, गायों की महामारी की, और फ्री वितरण कराया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये दुर्भाग्य कदम है इस सरकार का। 22 तारीख को एक गूंगी बहरी सरकार के कानों में शंख बजेगा, और मैं तो कह रहा हूं इन लोगों के मुखौटे उड़ जाएंगे,
जब ये सुनेंगे कि दूधू की जनता पूरी उम्र पड़ी और पूरा दबाव बनाएगी दूधू की जनता कि मजबूर सीट करें, बचाने के लिए तैयार है। मजबूर करें इन लोगों को। अच्छा। और मैं तो कह सकता हूं कि इतना आक्रोश है कि ये फैसला नहीं कर ले कि दूधू में जो विधायक जीत के गया, जो सांसद जीत के गया, इनको दूधू में घुसने ही नहीं दे, क्योंकि ये कोई राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, आम आवाम सबका कार्यक्रम है। 60 तरह के कार्यालय खुलते हैं, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज। जब दूधू जिला निरस्त किया गया उससे पहले प्रेमचंद बेरवा को उस कमेटी से निकाला गया और अब तक प्रेमचंद बेरवा जी का इस पे कोई बयान नहीं आया क्योंकि वो खुद गृह क्षेत्र है और वहां से बन के आए। देखिए, भ्रमित हो गए दूधू के लोग। दूधू आरक्षित क्षेत्र है, 2026 में परिसीमन होने का है। लोगों ने आकलन लगा लिया, अफवाह फैला दी कि बाबूलाल नागर अगर चुनाव जीत के गया तो ये फिर 15-20 साल तक ये क्षेत्र आरक्षित रहेगा। तो लोग लामबंद हो गए, जो मार्शल कौम थी वो लामबंद हो गई एक साथ। और इस चुनाव लड़ने वाले को तो इतना ही ज्ञान नहीं है कि जिला क्या है। ये तो मुख्यमंत्री तो बन गए, इनको कखे नहीं जानते, न राजनीति का जानते हैं, न प्रशासनिक ढांचे के बारे में समझते हैं। खुद ही अगला ये कह रहा है कि जिला निरस्त हो गया तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुशी मना रहा हूँ दूधू का जिला निरस्त हो गया। जैसे इनके खजाने से या इनके परिवार से 60 तरह के कार्यालयों का बिल्डिंग बनानी थी या उन कर्मचारियों की तनख्वाह देनी थी। जिस आदमी को यही पता नहीं कि जिस पेड़ पे चढ़ रहा है और उस पेड़ पे कौन डाले पे बैठकर किधर मुंह कर रहा है और कहाँ से कुआड़ा लेके उस डाले को काट रहा है, तो ये तो उस कुआड़े को काट उस कुआड़े से उस डाले को काट रहा है जिसमें खुद को ही कुएं पड़ना है, उसको नीचे हाथ पैर तुड़वाने हैं। इसलिए दूधू की जनता भी अब एहसास कर रही है कि गलती हो गई और हमने गलत निर्णय किया। आज दूधू में 1 रुपए का काम नहीं आया, 1.25 साल में 1 नया पैसे का काम नहीं आया और एमएलए साहब जगह जगह बाटा लगाते घूम रहे हैं। उनको शर्म भी नहीं आती। अरे बाटा तुम किस चीज का लगा रहे हो? अरे वो बाटा है जो बाबूलाल नागर ने कांग्रेस सरकार से स्वीकृत करा के भवन बनाए, ये निर्माण कराए, ये योजना लेकर आए हैं और उनमें बाटा लगाते घूम रहे हैं। अरे एक ईंट तो लगा के दिखाओ मुझे। एक न बजट में 1 पैसा आया, न 1 रुपए का ही सैंक्शन किया, न कहीं एक ईंट अभी तक कहीं क्षेत्र में लगाई। बस हम चौड़े और बाजार सकड़े ऐसे फिरते घूमते हैं और जनता सब जानती है, हंसती है पीछे से कि देखो भाई साहब, देखो बाटा लगा रहे हैं, नागर साहब के कामों पे 1 रुपए लाया नहीं और अपने आप उप मुख्यमंत्री बने घूमते हैं। तो ये दूधू की जनता में भारी आक्रोश। अच्छा, जिन जिलों को निरस्त किया उनसे अलग जिन जिलों को जो जिले बने रह गए, कई बीजेपी के दिग्गज नेता है जो अपने जिलों को बचा लिए। दूधू जिला निरस्त करना या कई जिलों को निरस्त करना कोई बड़ा साजिशाना हरकत थी या जहां से कांग्रेस विधायक जीत के आते हैं या जहां से कांग्रेस ने ये जिला बनवाया उनका मतलब उनसे बदल लेना था या ऐसा था? देखिए भाई, दूधू से मेरा पारिवारिक रिश्ता है, जन्म मरण परण हर दुख तकलीफ में दूधू के साथ रहता हूँ। 2018 से भी 2023 में मेरे 12,500 वोट ज्यादा हैं। ये तो एक ऐसा योग बन गया। इस बार मेरे जितने वोट आए हैं, करीब 21,000 वोट आए। इतने वोट तो मेरे कभी आए ही नहीं, पहली बार इतने ज्यादा वोट आए। लेकिन मैंने कहा ना, ऐसा ध्रुवीकरण हो गया, लोग लामबंद हो गए, भ्रमित हो गए और भ्रमित होकर और ये एक साथ वोट डाल दिए। आज भी लोग ये कहते हैं हमने न बीजेपी को जिताया न हमने प्रेमचंद बेरवा को जिताया, हमने तो परिसीमन को कि आने वाले टाइम में ये कई जो मार्शल कौम थी ये जनरल सीट हो जाए तो सब लोगों को मौका मिले। अरे भाई, जो नागरिक है राजस्थान का कहीं भी कहीं चुनाव लड़ सकता है और ये कहीं पाबंदी थोड़ी है कौन कहाँ चुनाव लड़ेगा। लेकिन मेरा इतना सा ही कहना है कि अभी भी प्रेम बेरवा नहीं जीता है, भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है भाई। दूधू में तो मैंने 5 चुनाव लड़े, ये भ्रमित होके लोगों ने वोट डाल दिया, आज पछतावा कर रहे हैं। आज दूधू का ऐसा हाल हो गया, जरा सोचो आप कि दूधू का आम आदमी त्राई कर रहा है। दूधू मेरे एक भागी पंचायत समिति आती है, 14 सरपंचों ने, वर्तमान सरपंच कांग्रेस हो या बीजेपी हो किसी पार्टी की हो, उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने सरपंच के, वर्तमान सरपंचों के पदों से। नहीं, क्यों इस्तीफा दिया उन्होंने? जिलाधीश के लिए नहीं दिया कि यहाँ में जितने भी सरकारी कार्यालय हैं इनमें भारी भ्रष्टाचार हो गया, कालाबाजारी हो रही है, लपके सक्रिय हो गए कार्यालय में और लपके बिना कोई काम नहीं होता है। अब आप समझिए, जहाँ केंद्र में मंत्री, राजस्थान में उप मुख्यमंत्री, वहां के 14 सरपंच अपने पदों से इस्तीफा दे दे कि यहाँ भ्रष्टाचार फैल गया,
अधिकारी तानाशाही हो गए, अधिकारी ऐसे लूट खसोट में लग गए। आज ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि और अधिकारी का एक ही काम हो गया है, बजरी का कारोबार करने लगे सारे लोग। आज मेरे पास ऐसे ऐसे सबूत हैं कि मतलब उसको जाहिर नहीं करना चाहता। हर टोले के मोबाइल से किसके पास पैसा जमा होता है, अच्छा। थाने में कितने पैसे जमा होते हैं हर टोले के। अब सारा बंदरबाट ऐसा हो गई कि दूधू को जब क्षेत्र टूट गया, वो तो बजरी का बंदरबाट हो गया। बजरी आराम से अगर लोकल आदमी अपने काश्तकार अपने खेतों में बजरी निकाल के अपने घरों में लाता है, उसको तो बेचारे को पकड़ लेते हैं। और जो सरेआम कालाबाजारी करते हैं, सरेआम जो माफिया हैं, उनकी सपोर्ट यही धंधा हो रखा है। किसके सहारे हो रहा है? मैंने कहा प्रशासन, पुलिस और बीजेपी के जनप्रतिनिधि चुने हुए। पिछले दिनों तो एक बार पिछले दिनों स्ट्रिंग ऑपरेशन किया था एक मीडिया के प्रतिनिधि ने, जिसमें पर 8,000 रुपए पर टोले से ले रहे थे बीजेपी का एक जिम्मेदार पदाधिकारी, जो उनकी पत्नी सरपंच है और बीजेपी का पदाधिकारी है। जिम्मेदार पदाधिकारी 8,000 रुपए एक टोले से ले रहे थे। वो स्ट्रिंग ऑपरेशन पूरे क्षेत्र में चला, लेकिन शर्म ही नहीं आती इन लोगों को। जब ये खुद ही दोनों हाथों से लूटने लग गए तो ये पर्ची सरकार है, इसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और 22 तारीख को जूदू की जनता से अपील करना चाहता हूँ जिले की कि आप सब एकजुट होके पूरी ताकत से उस दिन अलग जगाओ, और या तो ये सरकार को मजबूर करो, और अगर ये सरकार नहीं बनाती है वापिस जिला, तो आने वाले टाइम में जब कांग्रेस की सरकार आएगी, तो अभी तो दूदू जिला बनाया था, और जब कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो फिर मैं दूदू और फागी दोनों के नाम से राजस्थान सरकार कांग्रेस की बनने के बाद उनको मैं बाध्य करूंगा। वहां भी अगर एडी चोटी का जोर लगाना है, इंट बजाना है, तो कांग्रेस सरकार में बनाऊंगा, एडी चोटी का जोर लगाऊंगा, और दूधू और फाकी दोनों के नाम से फिर दोबारा वापस अगली सरकार में फिर जिला बनाऊंगा। अच्छा, मुझे आज भी एक किस्सा याद है। वसुंधरा सरकार में बाबूलाल नागर ने जब पानी दूधू में नहीं पहुंचाता तो बड़ी चेतावनी दी थी कि अगर पानी नहीं पहुंचागा तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। लोग ये कह रहे थे कि अगर बाबूलाल नागर यहाँ से भी वर्तमान में विधायक होते तो जिला निरस्त होता ही नहीं। अरे भैया, मैं जिला अगर विधायक होता तो किसी की औकात नहीं है कोई सरकार, चाहे मैं कांग्रेस से सरकार बने चाहे बीजेपी की सरकार बने। और लेकिन मेरा विधायक होना, विधायक से जनता का जनादेश साथ होता है। मेरे साथ भी 21,000 लोगों का जनादेश था, लेकिन दूधू की जनता ने जो फैसला किया तो परिणाम तो मैं उस परिणाम का इंतजार कर रहा था। अच्छा। अभी देख रहा था कि दूधू के लोग हाथ पाथ धर के बैठे हुए हैं, और आखिर में मुझे तो मजबूरी में खड़ा होना पड़ा, क्योंकि मुझे तो जिला बनाना ही है। मैं तो, मेरा एक सपना है कि हिंदुस्तान में इस क्षेत्र को ऐसा बनाऊं कि लोग उदाहरण दें। अगर किसी के विकास को देखना है तो दूधू में जाकर देखो। भाई, ये कोई एक दिन में जिला थोड़ी बना है, 26 साल का मेरा प्रयास है दूधू जिला बनाने का। जब मैं विधायक बना था, दूधू में उपखंड कार्यालय नहीं हुआ करता था। अच्छा। दूधू प्रॉपर में नायब तहसीलदार बैठता था, और इन 26 सालों में दूधू में एडीएम बैठता है, दूधू में एडिशनल एसपी बैठता था, दूधू में एडीजे बैठता था, दूधू में डीटीओ बैठता था, दूधू में सारे एक्शन बैठते थे। जिला लेवल के कार्यालय तो दूधू में पहले ही खुले हुए थे, मिनी जिला तो पहले से ही था। बस केवल मेन बड़े 3 कार्यालय खोलने का रहा था, भाई कलेक्टर, एसपी और डिस्ट्रिक्ट जज, ये 3 ही तो कार्यालय थे, और तो सब जिला लेवल कार्यालय पहले से ही वहां थे। इसलिए जो मिनी जिला था उसको नहीं बोले, आज मैंने मिनी जिला रहने दिया। हिंदुस्तान में इतिहास बना था कि ग्राम पंचायत से सीधा कोई जिला बन सकता है। अब हिंदुस्तान में ये भी इतिहास बन गया कि जिला हुआ वापस ग्राम पंचायत हो सकती है। तो ये डिप्टी सीएम की चली नहीं क्या, ऐसा मान ले आप? भाई, इसने खुद ने ही, ये जब कमेटी के संयोजक थे तभी इन्होंने राजस्थान के 7 जिलों की रिपोर्ट पे साइन कर दिए थे। अच्छा। और ये तो जानबूझकर रिक्वेस्ट करके हटे थे। ये गलत ख्याल है कि ये कोई इनको हटाया गया है, इन्होंने रिक्वेस्ट करी है, क्योंकि इसने ठान रखा था कि जिला नहीं बने। नहीं, जिले को मुझे निरस्त कराना है। अच्छा। ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि बाबूलाल नागर ने कांग्रेस सरकार में जिला बना दिया। मतलब आपका नाम होता कि जिला बनाया तो बाबूलाल नागर की वजह से बना है। बनाई वो तो मैम अशोक गहलोत ने जिला बनाया, मैंने पुरजोर तरीके से सारे तथ्य रखे, परीक्षण हुआ, मापदंड में खरा उतरा कि जिला बन सकता है, तब जाके जिला बनाया। अच्छा, इसलिए उन्होंने रद्द किया है, खुद ने रद्द कराया इसने। अच्छा। अच्छा, एक और सवाल था कि लगातार आप उस वक्त भी सरकार को चेतावनी देते रहे
चुनाव के भी 3.5 साल बाकी हैं। बाबूलाल नागर जिले को लेकर अभी से ही पुरजोर तरीके से सवाल उठा रहे हैं। सरकार इस मामले को लेकर क्या संज्ञान लेगी? अगर नहीं लेती है तो सरकार के लिए चेतावनी क्या रहेगी? देखिए, दूदू की जनता पे निर्भर करता है। अच्छा। मैंने बहुत पहले ही बोल दिया जिला निरस्त होने के बाद में कि दूदू की जनता अगर जागृत हो गई तो मैं इसे पर्ची सरकार की 1 सीट बजा दूंगा, लेकिन मेरी जनता जागरूक ही नहीं हुई, मैं किसको दोष दूं? उन्होंने प्रतिक्रिया ही व्यक्त नहीं करी। ये तो मजबूर होके मुझे सोचना पड़ा कि यार लोग समझ नहीं पा रहे और लोग पता नहीं किस मुगालते में है, क्योंकि जब उप मुख्यमंत्री चलता है तो 6-7 तो पुलिस की गाड़ियां लेके चलता है, तो लोग समझते प्रोटोकॉल काहे का है। अरे भाई, मंत्री तो है, काहे का उप मुख्यमंत्री कोई पता होता है क्या? मंत्री तो है, और मंत्री का तो केवल एस्कॉर्ट होती है, एक एस्कॉर्ट होती है, एक गाड़ी। ये पूरे एरिया का अपने रिश्तेदारों को पुलिस के बड़े पदों पर लगा दिया वहां पे, और वो दुरुपयोग कर रहे हैं प्रशासन का, सरकार का दुरुपयोग कर रहे हैं। और 6-7 तो पुलिस की गाड़ियां साथ चलती है, सारे अफसर साथ चलते हैं, तो इसलिए लोग बेचारे भयभीत हैं कि पता नहीं कब कहाँ पिटाई हो जाए, कहाँ किसी के मामले में फंसा दे। जिस दिन ये फीत उतर जाएगी ना, जिस दिन ये मंत्री वाली फीत उतर जाएगी, उस दिन औकात का पता पड़ जाएगा कि जनता क्या हल करती है। अच्छा, एक और अंतिम सवाल लेंगे। बजट आने वाला है, पिछले बजट में जो बजट आया था उसमें कितनी घोषणाएं पूरी हो गई? दूसरा बजट आने वाला है। अरे भाई, घोषणा तो तब पूरी हो ना जब कोई घोषणा करे। दूदू विधानसभा में पिछले साल कोई योजना नहीं दी इन्होंने, मतलब वही योजनाओं को दोबारा रिपीट किया, पढ़ा, हमारा वित्त मंत्री जी से पढ़वाया, जो अशोक गहलोत ने जिन योजनाओं की घोषणा कर दी थी। बहुत से काम तो ऐसे जिनकी योजनाओं की सैंक्शन ही निकल गई थी। बहुत से कार्य ऐसे थे कि जैसे हमारे दूदू से बाटीपुरा रोड है, उसमें दूदू में बाईपास नहीं था, तो जब टेंडर लग रहा था तो मैंने खुद ने रिक्वेस्ट करके सीएम से रुकवाया, मैं साहब पहले दूदू में बाईपास शामिल करो इसमें। फिर बाईपास 4-5 महीने में शामिल हुआ। इसके बाद में आचार संहिता आ गई, उस काम को भी उन्होंने दोबारा पढ़ दिया। दूदू में हॉस्पिटल का काम चुनाव आचार संहिता से बहुत पहले ही चालू हो गया था, उसको भी उन्होंने बजट में बजट किया है। मोकमपुरा में हमारे पुलिस थाना अशोक गहलोत ने अप्रूवल कर दिया था, केवल आचार संहिता लगने की वजह से डिपार्टमेंट ने सैंक्शन नहीं निकाली थी, उसको इन्होंने बजट में कर दिया। रसीली से बगरू तक पहले ही कांग्रेस सरकार द्वारा रोड सैंक्शन हो गई थी, उसको भी इन्होंने दो बार कर दिया, 2 बार इन्होंने बजट में बोल दिया। तो ये सारी योजनाएं वही है। हमारे सापोड़ा बांध से नहरें पहले करीब 50 करोड़ रुपए मैंने सैंक्शन कर रखे हैं, 22.5 करोड़ की तो एक ही नहर थी, एक 16 करोड़ 80 लाख की एक है, 6.5 करोड़ की एक है, 50 करोड़ रुपए पहले सैंक्शन थे, उनको फिर बजट में घोषणा कर दी। हमारे को दूदू विधानसभा में कुछ नहीं दिया, ठिक लिया इस बीच पर्ची सरकार ने, और हमारे वहां का जो विधायक है वो पूरी तरह से फेल हो गया। एक योजना नहीं ले पाए, एक पैसा नहीं ले पाए, एक फूटी कोड़ी नहीं ले पाए। पता नहीं, शर्म भी नहीं आती लोगों को, क्या मुंह लेके दूदू की जनता को ये मुंह दिखाएंगे अपना? मैं तो यही कहना चाहता हूँ। आप जब से राजनीति में आए, छात्र राजनीति लेकर अब तक आप एक भी चुनाव नहीं हारे, 4 छात्र राजनीति का, और इस बार का आप चुनाव हार पाए। क्या कोई बड़ी वजह रही, जनता समझ नहीं पाई आपके काम को कि 4 बार से आप विधायक रहे? ऐसा नहीं। 2008 में जब परिसीमन हुआ था तो गजट नोटिस में जो इनको वो प्रस्ताव प्रकाशित करते हैं, उसमें दूदू को जनरल सीट में डाला था। अच्छा। बाद में परिसीमन जब फाइनल आया तो दूदू अनुसूचित जाति सीट हो गई। 200 मतों का अंतर था दूदू और फुलेराम। तो लोगों ने एक भ्रम फैला गया कि बाबूलाल नागर ने अपने प्रभाव से दूदू को आरक्षित सीट रख ली, और 2026 में परिसीमन होना है, तो जो मार्शल कौम है वो बहक गए। अच्छा। वो गुमराह हो गए। उन्होंने सोचा बाबूलाल नागर एमएलए वापस जीत जाएगा तो फिर ये 15-20 साल तक अनुसूचित जाति की सीट रहेगी। अच्छा। अरे भाई, बाबूलाल नागर तो वहां चुनाव लड़ेगा जहाँ की जनता चाहेगी। बाबूलाल नागर तो वहां चुनाव लड़ेगा जहाँ कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए कहेगी। जब कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने के लिए कहेगी तो वहां जहाँ कहेगी वहां लड़ लेगा बाबूलाल नागर। तो इसलिए बाबूलाल नागर की इस बात की चिंता नहीं है। मैं तो ये जानता हूँ, मैं काम करता हूँ, मेरा कर्म है, जनता जानती है मुझे पूरे जयपुर जिले की। इतना कॉन्फिडेंस है मुझे कि भाई जहां से भी चुनाव लड़ेगी जनता मुझे एक बार पुरजोर तरीके से आशीर्वाद देगी। इसलिए मेरा यही कहना है, भ्रमित हो गई थी जनता, आज सब लोग पश्चाताप कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद बाबूलाल नागर जी।